जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 18 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। ओडिशा के 24 कोस्टल विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है एज सुनामी रेडी। याद रखिएगा आप, क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? तो सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया गया है। कितनी जगहों को? तो 24 गांव को। कहाँ के 24 गांव को? तो ओडिशा के 24 गांव को। क्या रिकॉग्निशन मिला है? सुनामी रेडी का रिकॉग्निशन मिला है। किससे मिला है? तो यूनेस्को से मिला है। ठीक है, अब एक ही लाइन में देखिए, एक ही पूरी इंफॉर्मेशन में देखिए, कम से कम 4-5 डायमेंशन है, 4-5 पोटेंशियल क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ के गांव में? ओडिशा के गांव में। कितने गांव? 24 गांव। किस चीज के लिए रिकॉग्नाइज किए गए हैं? तो सुनामी रेडी के लिए रिकॉग्नाइज किए गए हैं। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो यहीं से 4-5 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब बाकी जो चीजें हैं वो तो बहुत आसान आसान हो गई, क्योंकि हमारी जो मेन चीजें थी वो हमने कवर कर ली। तो नंबर ऑफ विलेजेस रिकॉग्नाइज्ड 24 विलेजेस हैं। इसका क्या मतलब है कि 24 गांव में क्या है, 24 गांव के जो लोग हैं, वहां पे जो भी कम्युनिटी है, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि जब भी सुनामी रीच करे तो सुनामी को कैसे फेस करना है, कैसे अवेयरनेस करनी है, कैसे कैंपेन्स करने हैं। मॉक ड्रिल्स कराई गई हैं इन 24 गांव के जो भी लोग हैं। साथ ही साथ 24 गांव के जो लोग हैं उनको क्या किया गया है? उनको साइन बनाने के लिए, होर्डिंग्स बनाने के लिए तैयार किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि अगर सुनामी आती है तो वो साइंस और होर्डिंग्स की वजह मदद से क्या कर सके, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर सके। इवैक्यूएशन होर्डिंग्स जाती हैं, इवैक्यूएशन साइनेज बनाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इन 24 गाँव को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके बाद से क्या हुआ है, इनको सुनामी रेडी का रिकॉग्निशन मिल गया है। तो आपको याद रखना है, सुनामी रेडी प्रोग्राम के अंतर्गत, सुनामी रेडी प्रोग्राम किसका है? तो ये यूनेस्को का है। इसके अंतर्गत क्या हुआ है, 24 विलेजेस को, 24 गांव को रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस मेजर्स क्या है, हमने आपको बताया, ट्रेनिंग दी गई है यहाँ के लोगों को। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स कैसे स्टार्ट किया जाता है ऐसी इमरजेंसीज में, ये बताया गया है। मॉक ड्रिल्स कराई गई हैं, सुनामी इवैक्यूएशन साइनेजेस और होर्डिंग्स बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु में आईफोन के प्लांट को टाटा ने एक्वायर किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में आईफोन प्लांट है, वहां पे टाटा ने एक्वायर किया है मेजॉरिटी स्टेक। कितने का? 60% का। किससे एक्वायर किया है? पेगाट्रॉन से। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब पेगाट्रॉन का क्या शेयर हो गया है, क्या ओनरशिप हो गई है? तो पेगाट्रॉन की अब 40% ओनरशिप हो गई है, 60% जो है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई है। तो आपको याद रखना है कहाँ के आईफोन प्लांट में? तो तमिलनाडु के आईफोन प्लांट में। ठीक है, ये भी याद रखना है, किसका प्लांट? तो आईफोन का प्लांट। ठीक है, हो सकता है आपसे डायरेक्टली यही पूछ लें कि किसके प्लांट को टाटा ने एक्वायर किया है। आईफोन, एप्पल, सॉरी आईफोन एप्पल तो की, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, इतने सारे ब्रांड्स हैं, किसी का भी ब्रांड आपको देके कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो चेन्नई का प्लांट है ये एनुअली 5 मिलियन आईफोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने कुछ ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो एम्बेसडर्स। याद रखिएगा, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने एम्बेसडर्स को असाइन किया है, ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्बेसडर को अपॉइंट किया है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एम्बेसडर इंडिया में से 2 लोग हैं जो चुने गए हैं इस चीज़ के लिए। तो हरभजन सिंह हैं जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, जिनको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है, और सानिया मिर्जा जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको इंडिया से अपॉइंट किया गया है ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स के पद पे बाय दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। ठीक है, तो याद रखना है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने वैसे तो 4 लोग को अपॉइंट किया है, पर इंडिया से 2 लोग हैं। कौन कौन? हरभजन सिंह है और सानिया मिर्जा है। 2 और लोग कौन है वो देख लेते हैं। तो खबीब नुर्मागोदेव है। ठीक है, खबीब नुर्मागोदेव जो है रशियन यूएफसी चैंपियन, मतलब रेसलिंग चैंपियन है। ठीक है, और जो चौथी है वो है पैट्रिस इवरा, ये फ्रेंच फुटबॉलर है। ठीक है, तो ये आपको 4 नाम याद रखने हैं। इसमें से 2 नाम तो अच्छे से याद रख लेना है, कि हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को क्या किया गया है, ग्लोबल स्पोर्ट्स एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बाय दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। 2 और कौन से हैं? तो 2 और हैं, खबीब नुर्मागोदेव जो कि रशियन रेसलर है, और पैट्रिस इवरा जो कि फ्रेंच फुटबॉलर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फीफा के पास। तो फीफा ने क्या किया है, फीफा ने नासा इंस्पायर्ड ट्रॉफी अनवील की है फॉर एक्सपैंडेड 2025 क्लब वर्ल्ड कप। ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप के लिए नासा इंस्पायर्ड ट्रॉफी फीफा ने अनवील की है। ठीक है, तो नासा का 1970 का वोयाजर मिशन था, इसी से मिलती हुई कुछ ट्रॉफी अनवील की गई है 2025 क्लब वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, ये क्लब वर्ल्ड कप, जो क्लब होते हैं ना, कई ढेर सारे क्लब होते हैं जहाँ पे
फुटबॉल ऑर्गेनाइज की जाती है, जो फुटबॉल के क्लब्स होते हैं उनका एक वर्ल्ड कप होगा 2025 में, उसके लिए फीफा ने अनवील किया है नासा इंस्पायर्ड ट्रॉफी। तो आपको ये याद रखना है कि नासा के कौन से डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली गई है, तो नासा के 1970 के वोयाजर मिशन से ये इंस्पिरेशन ली गई है। किसके लिए ली गई है, तो 2025 क्लब वर्ल्ड कप के लिए ली गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया ने सक्सेसफुली ट्रायल किया है किसका, फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, क्या क्या, एक तो लॉन्ग रेंज है, ये लॉन्ग रेंज हो गया, और एक हाइपरसोनिक। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए ये कहाँ पे ट्रायल हुआ था इस फ्लाइट का, तो ये हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में ये हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुली ट्रायल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मिसाइल ओवरव्यू की बात करें तो ये डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या बातें होती हैं। लॉन्ग रेंज मतलब क्या होता है, जो 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक जाती हैं उनको लॉन्ग रेंज कहा जाता है। तो लॉन्ग रेंज इसकी कितनी है, ग्रेटर दैन 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, ग्रेटर दैन 1500 किलोमीटर्स, ये हो गई रेंज की बात। जो हम लोग ने लॉन्ग रेंज की बात करी थी वो यहाँ पे आ जाती है 1500 किलोमीटर्स। हाइपरसोनिक का क्या मतलब होता है, जो साउंड की स्पीड से भी तेज जाती है। ठीक है, ग्रेटर देन मार्क 5। ठीक है, ग्रेटर देन मार्क 5, ये बात याद रखनी है आपको। ग्रेटर देन मार्क 5 जो होती है वो हाइपरसोनिक होती है। ठीक है, वो क्या होती है, हाइपरसोनिक होती है। अब यहाँ पे ये देखिए, ट्रैवल्स एट स्पीड 5 टाइम, स्पीड की जो मतलब साउंड की जो स्पीड है उससे 5 टाइम्स मोर ये ट्रैवल करेगी फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। ठीक है, हाइपरसोनिक मतलब क्या होता है, स्पीड से भी जो 5 गुना ज़्यादा जाए उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहेंगे। ठीक है, रेंज हमने देखी 1500 किलोमीटर्स की। ठीक है, और कुछ वर्जन जो इसके आगे ट्रायल किए जाएंगे वो तो 5 मैक्स से भी आगे हो जाएंगे, ये 15 नहीं है 5 मैक्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसको इंटरसेप्ट करना, इसको पकड़ पाना किसी भी मिलिट्री इंटेलिजेंस इक्विपमेंट की मदद से, तो वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है। इसके लिए क्या है, ये इंटरसेप्शन बहुत ही ब्लॉक कर देती है ड्यू टू स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कोई भी मिलिट्री डिवाइस इसको इंटरसेप्ट करने में बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही मुश्किलात से ये इसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रशिया और चाइना लीड करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट में, साथ ही साथ यूएस भी काम कर रहा है इस पर। ठीक है, और कुछ और नेशंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इजराइल, ये सारे लोग भी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स को परस्यू कर रहे हैं। पर रशिया और चाइना जो है लीड पे हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं GSAT-20 सैटेलाइट की। GSAT-20 हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया की, तो ये बात याद रखिएगा, हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट G20 है इंडिया की। ठीक है, कहाँ से लॉन्च की गई है, तो केप कैनेवरल USA से लॉन्च की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाइएगा कहीं और से कि फ्रेंच गियाना से लॉन्च की गई है या कहाँ से, तो ये USA से लॉन्च की गई है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल कौन सा था, तो स्पेस एक्स की फैल्कन 9 रॉकेट। स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की है उनका फैल्कन 9 रॉकेट है जो कि कैरी करेगा हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट G20। ठीक है, इसके सैटेलाइट के स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये है, इसका वेट है 4700 kg का, ऑपरेशनल लाइफ है 14 ईयर्स की। क्या करेगी, नाम से ही समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी इंक्लूडिंग इंटरनेट फॉर रिमोट एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, इसका क्या नाम है, इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, तो इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है GSAT-20। ठीक है, GSAT-20 याद रखिएगा। कहाँ से लॉन्च की गई है, तो ये USA से लॉन्च की गई है। लॉन्च व्हीकल कौन सा है, कौन से रॉकेट ने इसको लॉन्च किया है सैटेलाइट को, तो फैल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है वो कैरी किया है GSAT-20 हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। वेट इसका कितना है, अराउंड 4700 kg है, और ऑपरेशनल लाइफ है 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये यहीं से डेटा से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 4-5 डायमेंशन से पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है 18 से 24 नवंबर को, और इस बार की थीम है एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 से 24 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इस बार की थीम है एजुकेट, एडवोकेट, एक्ट नाउ। ठीक है,
यूनाइटेड स्टेट ने वापस किए हैं इंडिया के 1400 लूटेड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ये पुराने ज़माने की जो चीज़ें, एंशियंट चीज़ें होती हैं या कल्चरली बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, किसी एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम की, किसी डायनेस्टी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, पीकॉक थ्रोन हो गई, ठीक है, उसी तरीके से कोहिनूर डायमंड हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही कल्चरली वैल्यूएबल होती हैं, हिस्टोरिकली वैल्यूएबल होती हैं, उनको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, ये पुरानी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, लूट ली जाती हैं। तो इन्हीं लूटी हुई वस्तुओं को क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, वापस किया है। तो लगभग 1400 लूटेड आर्टिफैक्ट्स वापस किए गए हैं वर्थ $10 मिलियन। ठीक है, ये लूट के क्या होता है, लूट ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, फिर इसको ऑक्शन करते हैं, बोली लगाते हैं हाई प्राइसेस पे, और जो कलेक्टर्स होते हैं, जिनको शौक होता है, बड़े बड़े अमीर लोग, वो इनको इकट्ठा करके अपने प्राइवेट म्यूजियम में डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चोरी वोरी की जाती है। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए क्या किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस किए हैं 1400 लूटेड आर्टिफैक्ट्स वर्थ 10 मिलियन टू इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना आर्टिफैक्ट्स वापस किया गया है, तो 1400 एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट फिगर है, इसलिए आपको याद रखनी है। और इसकी वैल्यू कितनी है, $10 मिलियन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नोटेबल आर्टिफैक्ट्स देख लीजिए क्या क्या है, सेलेस्टियल डांसर है, सैंडस्टोन स्कल्पचर है, वगैरह वगैरह चीज़ें वापस की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसने वापस किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने वापस किया है। कितने लूटेड आर्टिफैक्ट्स, तो 1400 एक पर्टिकुलर फिगर है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये $10 मिलियन के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलेंगोंग ने स्टैब्लिश किया है अपना इंडिया कैंपस एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गांधीनगर पे। तो आपको ये याद रखना है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलेंगोंग कहाँ की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ पे इन्होंने अपना इंडिया कैंपस सेटअप किया है, तो गुजरात की इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने, जो कि गांधीनगर में स्थित है। ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, तो मास्टर्स इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि कहाँ पे इंडिया कैंपस खोला जा रहा है, तो ये गांधीनगर गुजरात में खोला जा रहा है। कौन खोल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया खोल रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलेंगोंग, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलेंगोंग। फिर बात करते हैं फिलीपींस की। तो फिलीपींस में सुपर टाइफून मैन यी आया है। ठीक है, याद रखिएगा आप, मैन यी कहाँ पे आया है, मैन यी टाइफून, तो मैन यी टाइफून आया है फिलीपींस में। ठीक है, मैन यी टाइफून कहाँ पे आया है, फिलीपींस में आया है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को स्टैब्लिश किया गया है, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में सीओपी 29 होस्ट की गई थी, जहां पे ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा क्या है, तो डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स को बाय 2030। तो ये बात याद रखिएगा, डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स बाय 2030। ठीक है, तो सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ईयर 2030 तक कितना करना है, तो डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नासा और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है, जिसके अंतर्गत अर्थ को पायलट को स्टैब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अर्थ को पायलट क्या है, ये एआई ड्रिवन चैटबॉट है फॉर एक्सेसिंग अर्थ साइंस डेटा। ठीक है, किसके किसके बीच है, तो बहुत आराम से इत्मीनान से समझिए बातों को। नासा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर क्या बनाया है, अर्थ को पायलट। ठीक है, अर्थ को पायलट, तो ये एआई ड्रिवन चैटबॉट है। ठीक है, एआई ड्रिवन चैटबॉट है, इसका काम क्या है, तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी अर्थ साइंसेस के डेटा हैं, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, जियोलॉजी हो गई, कुछ भी ओशन साइंसेज हो गई अर्थ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों को ये डिलीवर करेंगे, फेच करेगा अर्थ को पायलट। किसने किसने डेवलप किया है, नासा ने और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके अर्थ को पायलट को डेवलप किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, लेवरेज करेगा माइक्रोसॉफ्ट की जो अज्योर क्लाउड है और उसकी एडवांस एआई कैपेबिलिटीज, ताकि इससे क्या हो सकेगा, नासा के जो भी जियो स्पेशियल डेटा हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको प्लेन लैंग्वेज में उनकी क्वेरीज को ये परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है नासा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर क्या स्टैब्लिश किया है, तो एआई ड्रिवन चैटबॉट, जिसका नाम होगा अर्थ को पायलट। ठीक है, अर्थ को पायलट याद रखिएगा किसके लिए है ये, तो अर्थ से रिलेटेड साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करने के लिए कॉमन प्लेन लैंग्वेज में ये स्टैब्लिश किया गया है। 73rd मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीता है विक्टोरिया जैर थिलविंग ने। ठीक है, याद रखिएगा 73rd मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता है वो विक्टोरिया
जायर थिलविंग ने जीता है, जो कि डेनमार्क से आती हैं, और ये डेनमार्क की पहली एवर है जिनको मिस यूनिवर्स क्राउन से सम्मानित किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कौन सी मिस यूनिवर्स बनी है, तो कौन सी एडिशन की या कौन से नंबर की, तो 73rd मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई 73rd मिस यूनिवर्स। दूसरी बात ये है कौन बनी है, तो विक्टोरिया जायर थिलविंग बनी है। ठीक है, विक्टोरिया जायर थिलविंग। ये कहाँ से आती हैं? तीसरी बात ये है कि ये डेनमार्क से आती है। दूसरी बात विनर हो गई, तीसरी बात विनर की कंट्री, तो कंट्री कौन सी है? डेनमार्क है। ठीक है, अब डेनमार्क की ये पहली है जिनको मिस यूनिवर्स के क्राउन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रनर अप की बात करें तो चिजीमा आडिशिना जो नाइजीरिया से आते हैं, ये फर्स्ट रनर अप है। सेकंड रनर अप है मारिया फर्नांडा बेल्ट्रैन, जो कि मेक्सिको से आती हैं। अब ये एडिशन होस्ट कहाँ पे किया गया था, तो ये मेक्सिको में होस्ट किया गया था। ठीक है, तो एक ही न्यूज़ में देखिए इतने ढेर सारे डायमेंशन है। सबसे पहले कौन सा मिस यूनिवर्स का एडिशन है, तो 73rd है। कहाँ पे ये आयोजित किया गया था, तो मेक्सिको में किया गया था। विनर कौन रही है? विक्टोरिया जायर थिलविंग। विनर की कंट्री क्या है? डेनमार्क है। ठीक है, रनर अप कौन कौन रही हैं, तो नाइजीरिया से हैं और मेक्सिको से हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर से, नाइजीरियन प्रेसिडेंट एची बोला अहमद ने। ठीक है, एची बोला अहमद टिनुबू ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर से। ठीक है, और मोदी साहब जो हैं ये सेकेंड फॉरेन लीडर हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को ये कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर का अवार्ड दिया गया था 1969 में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि पीएम मोदी जो है दूसरे ऐसे ग्लोबल नेता बने हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हालांकि वो है 17th इंटरनेशनल ऑनर फॉर हिज ग्लोबल लीडरशिप कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो 17वां ये सम्मान है जो कि बताता है कि पीएम मोदी की ग्लोबल लीडरशिप में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है पीएम मोदी को कहाँ के ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो नाइजर के ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर किसने सम्मानित किया है, तो एची बोला अहमद टिनुबू, जो कि नाइजीरियन प्रेसिडेंट है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने सम्मानित किया है। और पीएम मोदी जो है वो दूसरे ऐसे नेता हैं विश्व स्तर पे जिनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहली थी क्वीन एलिजाबेथ जिनको 1969 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और टोटल बताएं तो पीएम मोदी का ये 17वां इंटरनेशनल ऑनर है। ठीक है, 17वां इंटरनेशनल ऑनर है, ये भी याद रखिएगा।